हेलो स्टूडेंट्स। ये मेरा स्टूडेंट है उमंग शर्मा, जिसका ऑल इंडिया रैंकिंग 1952 आया है और अभी ये बीएमएमसी में है, दिल्ली में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन उमंग थैंक यू शर्मा। सर। तो तो इसका फिजिक्स में 161 मार्क्स है। और आज बात करेंगे किस तरह से इसका सबसे लोवेस्ट मार्क्स जो है वो कितना मार्क्स था उमंग? सर 30 आए थे मेरे एलन के टेस्ट में। हाँ, 30 मार्क्स आया था। और जिस समय आया था ये एक दो मंथ तो इसी में मतलब इसके अराउंड ही आ रहा था इसका। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था उस समय। तो मुझे याद है कि एक बार इसका 30 मार्क्स आया था तो इसकी माँ आई थी मेरे पास बोलने के लिए कि सर ये बहुत टेंशन में है सर, अब कैसे क्या करेंगे, है ना। तो आगे तो क्या इसको टेस्ट मतलब देना कहते हैं कि नहीं दे अच्छा रहेगा, बाद में दे देगा सर, हो जाएगा। तो मैंने कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट अभी देता रहेगा, है ना। कम आता है तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा, है ना। तो फिर वहां पे तुम्हारा किस तरह से माइंडसेट क्या था तुम्हारा? सर एक माइंडसेट तो मेरा था कि गिव अप कर दूं। पर सर एक एक होता है कि एक मतलब सेल्फ पुश था कि नहीं यार मैं मतलब इतना मेहनत कर रहा हूँ कि रिजल्ट आएगा। थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। अब पेशेंट हो गए तो आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा। कभी कभी होता है हम सोचते हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं बट मे बी उतनी मेहनत नहीं होती जितनी चाहिए होती है। तो बस वो लगे रहोगे तो वो ओवरऑल आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आगे जाके ज़रूर देता है। हाँ, दूसरी बात है भरोसा का भी, बिलीफ का। जैसे कि मुझे भरोसा था कि ये करेगा, है ना, अच्छा मार्क्स लाएगा। जिस तरह से ये किसी चीज को सीख रहा था, कॉन्सेप्ट के बारे में जैसे मिस कर रहा था, सिली मिस्टेक भी कर रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन जब वो जो सीखने का होता है ना कि मतलब कोई कॉन्सेप्ट सीख करके उसको यूज करना, है ना, वो बहुत अच्छा था। तो मुझे भरोसा था ये अच्छा करेगा। और इसे भी भरोसा था कि सर मुझे यहाँ तक लाएंगे। ये सबसे बड़ी बात होता है कि एक दूसरे पे जो बिलीफ होता है वो स्ट्रांग होता है। और मेरे ख्याल से इसके पेरेंट्स से एक ही बार बात वही हुआ, बस उसके बाद कभी नहीं, ऐसा नहीं कि सर ये खराब कर रहा है वो कर रहा है। तो जैसे कि अभी जैसे अभी 3-4 मंथ बचा हुआ है नीट के लिए, तो अभी इसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए? जैसे कि जो एक टेस्ट होता है कि आप एलन या आकाश जो भी है आप देते हो सेंटर पे जाके, तो वो तो है, वो तो देगा ही। घर पे जो देने का जो टेस्ट होता है उसका क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए? आई विल से कि 2 से 3 टेस्ट मतलब वीक में इनफ होते हैं। अगर आप वो टेस्ट दे रहे हो, अपनी गलतियां एनालाइज कर रहे हो, तो आपका मतलब एक पॉजिटिव ग्रोथ रेट होगा। अगर आपका सिलेबस कम्प्लीटली हो गया, आप कई बार रिवाइज कर सक रहे हो, तो आप शायद ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कर सकते हो। बट मेरे ख्याल से मोस्टली लोग नहीं कर पाते इतनी जल्दी। कुछ लोग ही कर पाते। तो मैं मुझे लगता था कि मैं 3 टेस्ट देता था अराउंड जब मैं लॉकडाउन हो गया था ऑब्वियसली। तो लॉकडाउन में मेरा ये होता था, फ्रीक्वेंसी यही होती थी कि मैं एलन का टेस्ट दे रहा था, वो पास्ट ईयर पेपर में देता था कंप्लीट। तो उसके साथ साथ मैं जैसे एलन में थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चंस हो गए, पास्ट ईयर में थोड़ा नीट लेवल के क्वेश्चंस हो जाते थे। तो एक बैलेंस क्रिएट हो गया था एंड उस बैलेंस ने मुझे बहुत हेल्प करी थी। तो मैं बोलूंगा 2 से 3 टेस्ट तो जरूर दो। 3 टेस्ट मतलब देना चाहिए? 3 अभी मेरे ख्याल से इस वक्त 3 मैक्स होना चाहिए आपका, और मतलब 2 मिनिमम होना चाहिए। 2 मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, एनटीए का जो तुमने पेपर किया था, शायद कुछ पेपर किया था एनटीए का? यस सर। सर तो कितना किया था? सर जैसे मैंने एनटीए के दिए थे अराउंड 10 पेपर तो दिए थे, बट उसमें उससे आपकी प्रोग्रेस आप देने के लिए दे दो बट प्रोग्रेस आपकी जज नहीं होगी। वो इनबैलेंस्ड पेपर था। अब मुझे पता नहीं कि उसका लेवल क्या है, बट मेरे टाइम पे था कि एक पेपर में ऐसे में 597 ले आए, अगले पेपर में मेरे 500 आ गए, उसके अगले में 490 आ गए, फिर 580 आ रहे हैं। तो वो एक इतना फ्लक्चुएशन, एक दो हफ्ते में इतना फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता। मैं जेन्युइनली कहूंगा कि फिर जाके कोरा पे जाके देखना सबका मार्क्स, फिर हाँ मैं कोरा में पढ़ रहा था कि मुझे कॉल करके बताना कि दूसरे के मार्क्स ऐसे आ रहे वो आ रहे, फिर मैं डिप्रेस हो जाता था। कुछ लोग झूठ भी बोल देते थे। तो एक टाइम तो मैं कॉल भी किया, सर मुझे ना बहुत डिप्रेस्ड, मैं सर बहुत डिप्रेस्ड फील कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अरे कोई बात नहीं, घर में मम्मी पापा से बात कर लो कि कैसा जाएगा। तो मम्मी तो कम से कम बोल ही देगी कि बेटा तू ही करेगा। तो मोटिवेशन मिल जाएगा, टेंशन मत ले। और ज्यादा नहीं, ये टेस्ट पेपर मेरे ख्याल से तुमने उसका एनटीए का 5-10 किया था? सर मैंने 10 दिए थे। फिर मैं स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स के दे दिए। जैसे मुझे आपने बताया था कि थोड़े आईआईटी मेंस लेवल के क्वेश्चन है, तो प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा हो गया था कि मैंने एनटीए के पेपर सिर्फ फिजिक्स के दे दिए, क्योंकि मेरी फिजिक्स थोड़ी वीक चल रही थी। तो तब मैंने वो फिजिक्स के पेपर्स दे दिए थे। उसके बाद मैंने बंद ही कर दिया था। लाइक जब नीट 2.5 महीने दूर था तो मैंने एनटीए का कोई टेस्ट नहीं दिया। इनफैक्ट उस टाइम मेरा सिर्फ एलन और पास्ट ईयर पेपर्स होते थे, और मेरी एलन और मतलब ये ज्यादा मैं इन पे फोकस करता था। जैसे स्टूडेंट होता क्या है ना, जैसे अभी इस टाइम क्या होता है, स्टूडेंट सोचता है क्या कि नए नए पेपर को ना ज्यादा दें। जैसे मान लो कि अभी इसे कोई टेस्ट दे रहा है तो हमेशा सोचता है कि इसे नया पेपर दें। तो ये करना चाहिए कि जैसे मैं भी लास्ट का 1 मंथ बचा हुआ है या 2 मंथ बचा हुआ है,
क्या उसी चीज को रिपीट करें जो मैंने सारा पेपर पहले दिया है? सर मैं बोलूंगा रिपीटेशन। जैसे मैंने पास्ट ईयर पेपर्स 3 बार दिए, 3 बार रिपीट करा। मैंने क्यों करे, मैं उसका एक रीजन बताता हूँ। कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। ये मत सोचो कि तुम क्वेश्चन रटो मत, क्वेश्चन को हमेशा करने की कोशिश करो जैसे तुम्हारे स्टेप वाइज करे थे ना, वही तुम्हें सेम क्वेश्चन वहां मिलेगा। मतलब कोई नया चीज वो नहीं बना के लाएंगे, नहीं बना के आएगा। हाँ। सेम चीज पूछेंगे तो एक ही चीज को तुम बार बार करोगे तो तुम्हारे माइंड में वो अच्छे से रिफाइन होगी। रिफाइंड तुम ये कर सकते हो कि एक पेपर, जैसे तुम 3 पेपर दे रहे हो, एक पेपर तुम ऐसा कर लो कि नया दे दो तुम अपने जोश के लिए, बाकी दोनों तुम रिपीट कर लो तो भी चल जाएगा। हाँ, मैंने भी कहा था कि रिपीट करते रहो पेपर। जो तुमने जितना भी पेपर पहले वाला दिया है, तुम्हारे पास पेपर होगा, ऑफलाइन भी दे रहे होगे, उसी पेपर को रिपीट करते रहो ताकि कॉन्सेप्ट और इनफैक्ट सर उसमें भी गलतियां होंगी, उसमें भी गलतियां होती है। मतलब तुम्हें लगता है तुम्हें सब आता है लेकिन तुम तब भी गलत करोगे। स्टूडेंट को लगता है ये क्वेश्चन सर मुझे पता होता है, इसका आंसर भी पता होता है, तो 2-3 पता होगा, तुम्हें पूरा क्वेश्चन का नहीं पता पूरा होगा। नहीं याद रहता है, नहीं याद रहता है। मतलब मुझे अब नीट का पेपर के लिए कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन ही याद है, क्वेश्चन तो नहीं याद रहेंगे वो। अरे दूसरी बात क्या होता है ना, अभी से स्टूडेंट को क्या होता है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या होता है ना कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उससे अभी भी डर लगता है और उसको लगता है कि यार डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मुझे सर नहीं आता तो नीट कैसे होगा। मैं बता दूं कि इससे ही प्रॉब्लम हो रहा था। मेरा इंटीग्रेशन बहुत वीक था। इंटीग्रेशन सर क्या सर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है सर, मैथ पढ़ना पड़ रहा है। न्यूटन को कोसता था क्यों इसने इंटीग्रेशन बना दिया। वही तो डिफरेंशिएशन सर ऐसा क्यों दे रहा है सर, u बाय v u इंटू v पे क्यों दे रहा है, सिंपल ऐसे दे देता। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको थोड़ा अपने आप में खराब फील करना है कि यार नहीं होगा, है ना, या होपलेस हो जाना है कि मुझे मैथ से थोड़ा डर लगता है। मैथ का कोई कनेक्शन नहीं है, हल्का फुल्का कनेक्शन है, वो साथ साथ करोगे तो आ जाएगा, है कि नहीं। हर बच्चे की कोई ना कोई वीकनेस होगी, हर किसी की अलग अलग होती है। जैसे मेरा बोलूंगा मेरे फिजिक्स में इंटीग्रेशन वीक लगता था, बट मुझे मॉडर्न फिजिक्स में और जो 12th की पूरी फिजिक्स में मुझे बहुत मजा आता था। इनफैक्ट मुझे काइनेमेटिक्स में बाद में मजा आने लग गया। तो वो तुम्हारा चेंज होता रहेगा, जो तुम जिस चीज में आ जाएगी उसमें तुम्हें इंजॉयमेंट भी होगा। और फिजिक्स में तो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि फिजिक्स में ना ऐसा नहीं होता कि मतलब 1 महीने बाद भी तुम कर रहे होगे ना क्वेश्चंस, तो तुम्हें मजा तब भी आएगा। वो सेम चीज तुम्हें हर क्वेश्चन एक नया चैलेंज लगेगा। बाकी सब्जेक्ट्स में तुम शायद बोर हो सकते हो एक टाइम के बाद। फिजिक्स में नहीं हो सकता। फिजिक्स में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, लास्ट में वो जो मैंने ग्रुप बनाया था उससे तुमको कितना हेल्प मिला था। जैसे कि मैंने मैग्नेटिज्म, EMI, AC और ये सब का ग्रुप बना दिया था कि इसको ग्रुप में पढ़ो तो तुम्हें लगेगा मतलब एक जैसा चैप्टर लगेगा। हाँ, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि तुम जंप मारोगे, जैसे तुम कनेक्ट करोगे चैप्टर्स को, ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैट के साथ कनेक्ट करोगे, हर एक चीज को कनेक्ट करोगे, तुम्हारी फिजिक्स तुम्हारे दिमाग में घूमेगी। फिर इतना मेरे फिजिक्स में इन्वॉल्वमेंट हो गया था कि मैं केमिस्ट्री में भी फिजिक्स ढूंढने लग गया था कि कहीं लग रही है कॉन्सेप्ट, कहीं लग रहा है या नहीं लग रहा। तो ऐसे तुम्हारा माइंड घूमेगा, तुम्हारे तीनों सब्जेक्ट्स लिंक्ड हो जाएंगे, तुम्हें फिर लगेगा ही नहीं तुम कुछ रिवाइज कर रहे हो। अभी तुम सोचते हो कि हर एक चीज अलग अलग है, जैसे ये अलग यूनिट है, वो अलग यूनिट है, बट इनफैक्ट जब तुम अच्छे से पढ़ लोगे सब कुछ तो तुम्हें पता चलेगा सारी यूनिट लिंक्ड है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है। हाँ, कि जैसे लास्ट टाइम में इतना एंजॉय कर रहा था, मैं बता रहा हूँ सही में इतना एंजॉय फिजिक्स कर रहा था, ये मुझे कह रहा था सर कुछ रिलेटिव थोड़ी बताओ सर। हाँ, मैं रिलेटिव वो पढ़ते हैं सर, है ना, छोड़ो ये सब ये सब आ गया सर। हाँ, वो नीट की डेट पोस्टपोन होती जा रही थी तो मैं आइंस्टाइन की वीडियोस देख रहा था, मैं ऐसी चीजें देख रहा था। ये मुझे भेज रहा था वीडियो। सर ये वीडियो देखो सर कैसा है ना, इसमें देखो सर ये है सर, ये सर बताओ सर कैसे ये होता है मास वेरिएशन, ये वो। हम बोले रुक जा पहले नीट एग्जाम दे दे आराम से, फिर करेंगे इसका बात, ठीक है, ज्यादा एंजॉय कर रहा है। तो उसके बाद बहुत सारा चीज था। NCERT से तो लास्ट में इसने NCERT पढ़ा है ना, लास्ट का 1 मंथ पढ़ा, मैंने इसे नहीं कहा था। देखो ये क्या होता है ना, जैसे तुम पहले इंटरेस्ट बढ़ाओ अपना सब्जेक्ट में, जैसे इसका इंटरेस्ट बढ़ता गया, लिंक मैंने कर दिया। स्टार्टिंग में लिंक नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं आइडिया होगा कि आगे का चैप्टर कैसे लिंक है पीछे वाले चैप्टर से, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था इसे भी। लेकिन मुझे पता था कि उसको मैं जिस दिन कनेक्ट कर दूंगा इसे फिजिक्स पूरा लूप में घूमेगा, ये मुझे पता था। और ये मेहनत अपना कर रहा था चैप्टर वाइज। आपने डे 1 भी बोला था। हाँ, डे 1 में जैसे मैंने पढ़ाया खराब मार्क्स आ रहा था, लेकिन मैंने कहा था तू थोड़ा पेशेंस रख, सबको जब जोड़ देंगे और फिर सबका ग्रुप बना देंगे, बता देंगे कौन कैसे कनेक्ट है, तब तुम एंजॉय करोगे। लास्ट 2 मंथ इतना एंजॉय किया कि जिसका रिजल्ट अभी बहुत अच्छा है इसका, है ना। तो वही है, पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा, है ना, पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर उसका रिजल्ट तुमको बाद में दिख जाएगा। फिजिक्स में तुमको, इसका केमिस्ट्री स्टार्टिंग में ठीक था, ठीक है, केमिस्ट्री मतलब उतना खराब नहीं था जितना इसका। केमिस्ट्री में मैं ऑर्गेनिक में मुझे बहुत मजा आता था। मैं जनरली नहीं कह रहा हूँ, मैं ऑर्गेनिक के रिएक्शन कितनी भी देर कर सकता था, मैं इतना एंजॉय करता था मैं ऑर्गेनिक। फिर जब नीट आया तब उल्टा हो गया था, ऑर्गेनिक नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री मुझे लगती है स्ट्रॉन्ग, मेरी ऑर्गेनिक वीक हो गया। तो ये तुम्हारे साथ होता रहेगा, सबके साथ होता है, बट इतनी वीक नहीं होगी क्योंकि
हम लोग बहुत हाई लेवल में पहुंच जाते हैं जब पढ़ते हैं। फिर हम अपनी एक्सपेक्टेशन उनसे इतनी बढ़ जाती है, और नीट इतना हाई लेवल का नहीं होता, इतना नहीं देते वो। उनको सबके लिए पेपर बनाना है, वो तुम्हारे लिए स्पेशली नहीं बना रहे कि तुम इतना पढ़ रहे हो तो तुम्हारे लिए सबसे डिफिकल्ट पेपर बनाएंगे, वो ऐसा नहीं करेंगे। मैंने ये हमेशा पूछता था, सर कुछ नया सर मतलब अगर पूछ दिया तो क्या करेंगे। मैंने कहा अरे कुछ नहीं, रिपीट तो करता रहेगा, वो एक बॉक्स में फिक्स हो जाएगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसको यूज करते रहना। नया क्वेश्चन आए कुछ नया लगना नहीं चाहिए। पहली बात यह है कि एग्जाम आने तक 15 डेज या 1 मंथ तक कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगना चाहिए, है ना। ये भ्रम है कि नया क्वेश्चन लगे, नहीं लगना चाहिए नया क्वेश्चन। तो उसको प्रैक्टिस जितना करते जाओगे आ जाएगा वो, है कि नहीं। यस बिल्कुल। तो वो सब सारा चीज ध्यान रखना है। और ये भी है कि जब तुम्हें फिजिक्स समझ आने लग जाए, एक बार एनसीईआरटी से एप्लीकेशंस पढ़ना बहुत मजा आएगा। लास्ट टाइम में पढ़ा बहुत मजा आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, तीनों सब्जेक्ट्स की बहुत अच्छी है। जिसको समझ आ जाए उसको किसी और रेफरेंस बुक की इतनी ज्यादा खास जरूरत नहीं पड़ती। लास्ट मोमेंट पे तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे दिमाग में होगा। तो आई विल से कि जो एप्लीकेशंस है वो पढ़ना, डेरिवेशंस मत पढ़ो, मतलब एप्लीकेशन जरूर पढ़ना, एप्लीकेशन जरूर पढ़ो, क्योंकि वो सीधा क्वेश्चन आएंगे यार, 4 मार्क्स फ्री के हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी मैंने कहा दिया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी था, सेमीकंडक्टर था, मैग्नेटिज्म था, ईएमआई था। मैंने कहा था ये चैप्टर का एनसीईआरटी पढ़ना है, और मॉडर्न फिजिक्स जरूर पढ़ के जाना। इसने मॉडर्न फिजिक्स एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना, बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, वो सब पढ़ना जिसमें कि वो लास्ट टाइम में इसने पढ़ा, यानी कि स्टार्टिंग से ये सब पढ़ा, ठीक है। जब इसको पूरा अच्छा लगने लगा फिजिक्स, हर चीज को देखा कि हाँ कॉन्सेप्चुअली हर चीज मुझसे हो रहा है, तो फिर लास्ट टाइम इसने वो चीज भी पढ़ा, रीड किया, है कि नहीं। तो ठीक है, तो एक टाइम आया था जब इसका जो मार्क्स है वो 80-90 पे फिक्स हो गया था, मतलब आगे बढ़ ही नहीं रहा था। ठीक है, तो तुम बताओ कि तुम अपने तरफ से क्या क्या किया था। वो मुझे याद है एक टाइम था कि मुझे 4 बार लगातार एलन के पेपर में 90 मार्क्स आए थे। तो मैंने सोचा था कि नर्वस 90s में मैं फंस गया हूँ, क्रिकेट से रिलेट करके देखो तो हुआ ये था कि तब मैंने क्या किया था कि जैसे फॉर्मूले होते हैं, मुझे अपनी मतलब गलतियां देखा, तो मैंने देखा मैं फॉर्मूले मुझे याद नहीं रह रहे थे, तो मैंने काफ़ी अच्छे से फॉर्मूले नोटबुक बनाई, हर एक चीज़ उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करी, एंड वो रिलेटेड मतलब उसके कारण मेरा काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हुआ। फिर जो सर ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि जो तुम्हें अच्छे क्वेश्चंस लग रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस में एंड जो तुम एलन में दे रहे हो, तो वो क्या करता था, जो मुझे जैसे मुझे लगता था मेरा कंडक्टर वीक है, तो कंडक्टर के बेस्ड एक क्वेश्चन है जो पास्ट ईयर में 2016 में पूछा है, 18 में पूछा है, तो मैंने वो क्वेश्चन लिख लिया, उसका सोल्यूशन लिख लिया। अब मैं क्या करता था, मान लो संडे को पेपर है, तो सैटरडे को आई यूज्ड टू रिवाइज द फॉर्मूले एज वेल एज दोज क्वेश्चंस जो मुझे लगते थे कि मेरे वीक है। तो उसके कारण आई विल से कि मेरा 90 से एलन में 90 आते थे एंड मेरा 150 तक स्कोर पहुंच गया। एंड वो मतलब इतना ये नहीं कि एक ही टेस्ट में हो गया, रेगुलर हुआ वो कि 90 से मैं 100 प्लस गया, 110 आ गया, 15 आ गया। फिर एक टाइम के बाद ये होता था, मेरा बेस्ट स्कोर जो होता था केमिस्ट्री और फिजिक्स में, मैं हमेशा से केमिस्ट्री में रहता था, बट फिर फिजिक्स में आने लग गया था कि मैं 150, 155, 160 ऑलमोस्ट पहुंच गया था, 159 तक आ गए थे। तो एक ये भी चेंज आया था मेरा, और ये थोड़ा लॉकडाउन के टाइम पे हो गया था। तो एक ऐसे भी तुम कर सकते हो, मैं आई विल रिकमेंड कि ये कोशिश जरूर करना, फॉर्मूला बना लो, ये सब कर लो, है ना, वो जरूरी है। चैप्टर वाइज फॉर्मूले नोटबुक, क्योंकि तुम एंड में पूरी की पूरी फिजिक्स नहीं रिवाइज कर पाओगे ऐसे की है, तो फॉर्मूले नोटबुक रिवाइज करो। अच्छा, उसी से तुम्हारे काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो फॉर्मूला बनाएगा, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे कि कुछ फॉर्मूला जैसे बुक में होता है, एक्स्ट्रा होता है। जैसे कि एक्स्ट्रा मतलब क्या है कि वो कोई क्वेश्चन को ना, उस तरह के क्वेश्चन को फॉर्मूला बना के बोलता है कि हीट लॉस का इस तरह का है कैपेसिटर में, इसको डायरेक्ट रट लो। तो वो चीज तुम्हें याद नहीं है, तो क्या तुम उस चीज को फॉर्मूला चार्ट में लिखे थे? नहीं सर, मैंने ऐसे नहीं किया था। हाँ। लेकिन हाँ, मैं ये बोलूंगा जैसे वेव ऑप्टिक्स में तुम्हारा रेजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप है, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। तो जो हमेशा ना, जो तुम फॉर्मूले बनाओ, तुम कहीं से भी बना रहे हो, उसके बाद एनसीईआरटी जरूर रेफर करना। तुम देखना कोई फॉर्मूला कोई मिस हो गया तो वैसे ही लिख लो, मे भी चांसेस है एक क्वेश्चन वो दे दे, इस साल आ ही गया, अगर वो मेरा एक क्वेश्चन नहीं होता शायद मुझे बीएमएमसी नहीं मिलता। तो सीधी बात बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन की वैल्यू तुम अभी नहीं समझ आ रहे हो, लेकिन आगे जाके बहुत ज्यादा वैल्यू है। हर एक मार्क्स की वैल्यू है, सेम मार्क्स पे तुम क्या जानो। हाँ सेम मार्क्स पे काफी सारे बच्चे होते हैं, तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ। तो अब ये हो गया फिजिक्स का, तो अभी हम बात करेंगे बायो का। बायो के बारे में इसने क्या क्या किया? सो या बायो में आई विल से स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पे हो, एनसीईआरटी के बाद नहीं आने वाली बार हो। एनसीईआरटी तुम बार बार पढ़ो, मैं बोलूंगा मैंने एनसीईआरटी मुझे याद नहीं मैंने कितनी बार पढ़ी है, बट मुझे इतना याद है हर बार पढ़ने पे कुछ ना कुछ मुझे नई चीज मिली है। हर एक लाइन से एक क्वेश्चन बन सकता है एनसीईआरटी के, वो तुम्हारे लिए एकदम मतलब गीता, कुरान, बाइबल सब कुछ है तुम्हारा यार एनसीईआरटी। तो उस पर तुम जितना ज्यादा फोकस करोगे, जितनी मल्टीपल रीडिंग करोगे, उसका तुम्हें बहुत ज्यादा पॉजिटिव फैक्टर दिखेगा आगे जाके।
एंड जैसे कि मैं ये करता था कि एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया, मानो कोई भी पढ़ लिया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिया, अब मैं उसकी एमटीजी की फिंगर टिप्स उठाता था, उसके सारे क्वेश्चन कर लेता था। तो एक तरीके से 100 क्वेश्चन या 115 है उसमें, तो वो सारे क्वेश्चन कर लिए, हमको देख लिया, साथ में एग्जाम्पलर के 10 क्वेश्चन होंगे उसी के पीछे, तो वो भी तुम कर लेना। तो इतना करके तुम्हारे बायो का ठीक हो जाता है, और बाद में जब नीट पास आएगा, 3 महीने बचेंगे, तो तुम पास 32 ईयर्स एमटीजी के कर लेना, या वो सफिशिएंट होगा। और उसके अलावा तुम बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चंस मत करो। आई विल से कि एलन के टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा आते थे, तो मेरा मोस्टली एलन में स्कोर एक टाइम पे 290 से 3, मतलब मैंने जब माइनस होते थे 290 अराउंड लेता, 280 290, एंड जब मेजर्स होते थे तो 300 प्लस लेता था, बट 320 से नीचे लेता था। बट मैं, हाँ मेरा एवरेज लेता, लेकिन मैं इस रीजन से ही नहीं कि मुझे 360 लाने में पूरे एलन के मॉड्यूल नहीं पढ़ने लग गया, क्योंकि मुझे पता था ये गलती हो जाएगी और बहुत भारी गलती होती है। एक्स्ट्रा पढ़ना तुम्हें अभी लग रहा है बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगी है, तुम बहुत ज्यादा वीक हो, सिर्फ वही एक्स्ट्रा पढ़ना। अदरवाइज जैसे इकोलॉजी एलन में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दी हुई है, और वैसे क्वेश्चन नहीं आते, तो वो एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर में तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठा के 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं। तो कुछ कुछ चैप्टर्स देखना, उनकी वेटेज देखना कि वेटेज किसकी ज्यादा है, वो चैप्टर्स एनसीईआरटी से कहाँ से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ रटने वाले क्वेश्चन वो ज्यादा दे रहे हैं आजकल, तो उसका प्लीज मतलब दिमाग में रखना कि यही इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट अभी क्या होता है कि बायो का देता है, फिर बोलता है सर बहुत सारा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो मैं भी उसको यही बोलता हूँ कि अच्छे से ऑनेस्टी के साथ अपने आप को ये करो कि क्या तुमने एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन पूछा था वो छोड़े हो, क्योंकि इसमें डायरेक्ट बोल देता है सर डायरेक्ट बाहर से क्वेश्चन था इसीलिए मैं हमसे बहुत मेरा ये मार्क्स बहुत कम आया। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा अगर बाहर से भी है ना, तुम एटलीस्ट एनालिसिस करो। अगर देख लो कि एलन भी ये नहीं होता कि यार वो 40-50 क्वेश्चन बाहर से दे रहे हैं, वो अराउंड 10 क्वेश्चन या 10 भी नहीं 7-8 क्वेश्चन ही बाहर से देंगे, वो 80 क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी से, ट्विस्टेड वे में एनसीईआरटी से पूछा जा रहा है, तो तुम्हारी वो गलती है। ऑनेस्टी से उसको हाँ, तुम यू शुड सी एनालिसिस अच्छे से करो, और जो वो 8 क्वेश्चन है उनके पॉइंट बना के लिख लो, हर पेपर से पहले रिवाइज कर लेना, ऐसा भी कर सकते हो। मैं तो यही करता था, बट मतलब ये नहीं कि तुम उसका बिल्कुल उठा के मॉडल पहनेंगे, क्योंकि यार देखो नीट का पैटर्न बदल गया है। 16 में एक अलग पेपर आता था, फिर 17 में अलग हुआ, 18 में रिलेटिव अलग था, 19 में सिंपल हो गया, 20 में तो तुमने देख ही लिया कैसा हुआ। तो ये चीज दिमाग में रखो कि वो क्यों चाह कर रहे हैं ऐसा, वो वैसा ही पेपर दे रहे, तो ये नहीं कि तुम्हारे हिस्सा नीट और एकदम बदल जाएगा सब कुछ, नहीं बदलेगा ज्यादा, वैसा ही रहेगा, 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा तुम्हारा वेरिएशन इतना ज्यादा। थोड़ा मैं पेपर के बारे में भी कुछ मतलब एक चीज शेयर करना चाहता हूँ कि कभी ये सोच के मत जाना मैं इतने टाइम पीरियड में ये चीज कर लूंगा, वहां तुम्हारा लक नहीं हो सकता। क्योंकि मैं बताता हूँ मेरे 5 से 10 मिनट थोड़े वेस्ट हो गए थे पेपर फिल करने में, मैं रिलेटिवली लेट मिला था, मतलब पेपर स्टार्ट होने से 3-4 मिनट पहले हमें मिला था, तो मुझे आराम से भरा था वो अच्छे से पढ़ना। तो एक तरीके से मैंने 2:10 पे पेपर स्टार्ट किया, अब वो 3 बजे तक मेरी सिर्फ बायो चली। अब मैं वहां पैनिक सिचुएशन मत करना कि तुमने सोचा था बायो में 40 मिनट में करूंगा, तुम्हें 50 मिनट लग गए, बायो लेंदी आ सकती है, तो तुम मतलब कैसे ना कैसे तुम लोग कर लोगे उसको मैनेज। तो कभी एकदम पैनिक सिचुएशन मत करना, कोई माइंडसेट बना के मत जाओ। अगर तुम्हें बायो टाइम देती है, केमिस्ट्री जल्दी होती है, तो बायो का टाइम दो, ये नहीं कि हम टाइम मतलब ये टाइम बचा के हम सारा फिजिक्स में दे देंगे, उसके कारण तुम गड़बड़ कर दोगे। बायो में तुमने 5-6 सिली मिस्टेक कर दी तो तुम अपने ड्रीम कॉलेज से बाहर हो, कि मे बी कॉलेज की वजह से बाहर हो जाओगे। तो ये चीज जरूर देख के जाना, क्योंकि सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं, तुम पैनिक में होते हो। इस साल तो कोविड सिचुएशन थी, अभी भी मुझे सब तब तक वैक्सीनेट नहीं होंगे, तो तुम्हारा भी ऐसे ही होगा मास्क वगैरह पहन के, तो तुम पैनिक सिचुएशन में हो गए उसमें, तो उसमें अपने नर्व्स को कंट्रोल करना कि तुम बेटर कर सको। एक टाइम तो तुम्हारा ये भी था, माइंडसेट तुम्हारा एक था ना कि जैसे तुम एग्जाम देने जा रहे हो, सब मुझे पहले से ही करना कि इसमें मार्क्स मुझे इतना लाना है। हाँ, ये भी मत करना। हाँ, ये था, मेरा था, मैं ऐसा बना रहा था, मैं ऐसे बना रहा था कि मैं बायो में 350 लाऊंगा। ये मुझे नहीं पता था, तू बार बार कर रहा था। एक दिन ना मुझे आया और मैंने इसे क्वेश्चन किया, तू कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है? तो कहा हाँ सर, मुझे बायो में इतना लाना है। ऐसे कहते कि गलत माइंडसेट है। देखो मेरा केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों में 161 आया, अगर मेरा माइंडसेट होता कि मैं केमिस्ट्री में 180 लाऊंगा और फिजिक्स में 150, तो कुछ नहीं हो पाता। नहीं होता। हाँ ठीक है, तो हो सकता है वो इजी आ जाए, वो थोड़ा टफ आ जाए, तो रिस्पेक्ट टू हाँ रिलेटिवली तुम्हारा पेपर नॉर्मल आएगा। तो तुम्हारे तीनों पिलर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि यार कट ऑफ आ जाती है। और जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, हमारे आगे तो बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ हो जाते हैं। कई स्टेट्स है, केरला की हो गई, राजस्थान की हो गई, यूपी की हो गई, बहुत हाई कट ऑफ जाती है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है वो चीज देखो कि तुम्हारे तीनों पिलर
मतलब हर पिलर स्ट्रांग नहीं हो सकता, तुम्हारी बायो बहुत स्ट्रांग हो सकती है, बट एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री को गुड तो रखो, गुड रखो कि तुम्हें कॉलेज तो मिले। पहली प्रायोरिटी कॉलेज होती है, फिर तुम ड्रीम कॉलेज के लिए जंप करो, जो भी तुम्हारा होता है, बट पहले कॉलेज प्रायोरिटी। पहले से कोई माइंडसेट ऐसे फिक्स मत कर लो कि हाँ मुझे कि मुझे इसमें 700 ये लाना है, इसमें ये लाना है, हाँ, बायो में कुछ हमको ऐसा नहीं। 360 में 350 लेते आएंगे और इसमें ये लेते आएंगे। मैंने इसे समझा दिया था ये मत करना जो। और दूसरी बात, मुझे लाना नहीं, अकॉर्डिंग टू जैसा क्वेश्चन पेपर आए ना उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। ये नहीं कि पहले से माइंडसेट करना है कि मुझे ना फिजिक्स में इतना लाना है। कैसे लाना है, मान लो अगर टफ, थोड़ा टफ पेपर बना दिया, तुम्हारा माइंडसेट ये है, तो वहां पे तुम्हारा नर्व जो है वो बहुत फास्ट चलने लगेगा। बिल्कुल, मतलब वहाँ पे यार तुम्हारा हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। हाँ। सच्ची बोल रहा हूँ, वहाँ तुम 1 घंटा वेट करते हो, मतलब पेपर वैसे भी तुम 1 बजे से पहले तुम्हें एंट्री करनी होती है, और तुम 1 घंटा बैठे रहे हो वहाँ, कितना कुछ सोच रहे होगे। तो ये चीजें कोशिश करना तुम अवॉइड करो, मतलब कोई माइंडसेट मत बनाना उस समय 1 घंटा। मैं तो सच बोलूं, मैं वॉशरूम में जाके गाना गाया था लूज योर सेल्फ एमिनम का। तो मैं ऐसा सा था, मैं हमेशा से ऐसी चीजें करता हूँ कभी, कि अपने आप को लूज करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे जरूर करना। अपने उस समय पेपर के अलावा हर चीज सोच लो, तुम अपनी फेवरेट टीम के बारे में सोच लो। मेरी फेवरेट फुटबॉल टीम उस रात जीती थी, तो मैं वो सोचा था, लिवरपूल ने 4 गोल मार दिए। तो मेरा ऐसा रहता था। तो तुम भी ऐसे ही रहना, कि थोड़ा चिल रहना, जब पेपर स्टार्ट होगा तुम हो जाओगे वहां पे। अरे बट पेपर से पहले पेपर के बारे में मत सोचो, तुम पैनिक में आ जाओगे। हाँ, मे भी तुम्हारे 720 आने वाले हो, बट शायद ना आए, क्योंकि तुम पैनिक हो गए, तुम 500 में ही रह जाओ। और ये कुछ भी हो सकता है, लक फैक्टर भी बहुत बड़ा है वो। और ये चीज तुम पहले से ही कर रहे हो। मतलब देखो, एक बताते हैं तुमको कि अभी ये क्या कर रहा था कि मान लो कि एग्जाम 1-2 मंथ है, ठीक है, उसके पहले फ्लूट सीख रहा है, थोड़ा बजा रहा है, ठीक है, मतलब कोई अदर चीज कर रहा है। मैं समझता था कि मतलब बाहर से ये दिखाना चाह रहा है कि मतलब हम रिलैक्स हैं, अंदर से है ना पड़ा है पूरा एकदम प्रेशर है, ठीक है, लेकिन बाहर से ऐसा कोई कोई नहीं कर सकता था कि ये इस तरह से प्रेशर ले रहा है ना। जिस दिन इसकी मम्मी मुझे बोली कि ये ऐसे सर बहुत टेंशन में रहता है, तो मैं शॉक हो गया यार, ये टेंशन में रहता है। मतलब हम आते हैं इसके पास तो देखते हैं, एक तो 5-10 मिनट तो इसमें ये निकाल देते हैं कि सर देखो ये फ्लूट ऐसे बजाते हैं, ऐसे करते हैं, ये वो 10 मिनट तो हम लोग वही करते थे, है ना कि ये फिर गीता गीता सर पढ़ लो सर बहुत अच्छा है, मैं सर पढ़ता हूँ, रोज पढ़ता हूँ। मतलब ये सब के टॉपिक बारे में बात होता था हर रोज, है ना, कोई आउट ये तो बाहर से ये दिखाता नहीं था कि मतलब कि हम बहुत प्रेशर में हैं। अंदर में चाहे कितना ही प्रेशर हो, तो ये एक अच्छी बात है। प्रेशर को हैंडल करने के लिए ना, ये मैं भी मानता हूँ कि हम, मुझे पता था जबकि इसके अंदर चल रहा है ये, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये सीरियस स्टूडेंट था, है ना, तो ये सीखना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, ठीक है। तो बाहर से दिखाओ अपने आप को कि मैं रिलैक्स हूँ, अंदर जो भी है ना, अंदर धीरे एक्सेप्ट कर लेगा सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल, अगर तुम्हें लग रहा हो ना तुम्हारा प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो स्पीक आउट। मतलब अपने पेरेंट्स और अपने टीचर से बेटर कोई भी नहीं है, या तुम्हारा बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो, उसके सामने बोल दो, सब कुछ स्पीक आउट कर दो, मतलब बहुत हेल्प करेगा। मेरे 3 ही दोस्त थे, मैं बोलता हूँ कि जब मेरे प्रिपरेशन डेज में मेरे 3 दोस्त थे, एंड मैं उनमें से मतलब तीनों को फोन कर लेता था, कभी कभी हम चारों ग्रुप कॉल कर लेते थे। तो हम मतलब एक दूसरे को मतलब फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि 3 हम ड्रॉप कर रहे थे, तो हम तीनों फ्रस्ट्रेशन निकाल देते थे और हम नॉर्मल हो जाते थे। या फिर मैं अपने पेरेंट्स से, मैं अपने पापा से, मम्मा से, भाई से कभी बात कर ली, भाई मुझे गाने भेज देता था। तो ऐसा होता था कि मतलब तुम्हारा अकेले की जर्नी नहीं है। तुम पहले बोल दो कि नीट की सक्सेस स्टोरी तुम्हारे अकेले की नहीं, तुम्हारे टीचर्स, पेरेंट्स, तुम्हारे सिबलिंग्स, सबके, तुम्हारे फ्रेंड्स, सबका, जो तुम्हारे सपोर्टिव फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स टॉक्सिक नहीं, तो इन सबका एक कनेक्टिव मतलब कलेक्टिव जर्नी है। तो ये चीज तुम याद रखना, अपने तक हर एक चीज मत रखना। तुम्हें जिस मोमेंट में लगे तुम प्रेशर नहीं झेल पा रहे, प्लीज बोल देना कि हाँ, डिप्रेशन में मत चले जाना यार, क्योंकि चांसेस होते हैं, स्पेशली जो ड्रॉपर है, मैं उनको बोलूंगा कि यार जरूर बोलना जरूर, क्योंकि तुम्हारा फ्रेंड सर्कल स्कूल में बहुत ज्यादा रहा होगा, अब श्रिंक हो गया, अब तुम्हारे शायद मुश्किल से 1-2 दोस्त हो। तो अगर तुम उनसे भी शेयर नहीं करोगे, तुम क्या मतलब ये मत समझना कि मुझे इसमें सबको झेल सकता हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, ये चीज मत करना। एक टाइम के बाद नहीं झेला जाता, प्लीज उस समय बोलना। मैं सच्ची बोलूं, मैं 3-4 बार ऐसा हुआ था कि मैं ब्रेकआउट हो गया था। स्पेशली नीट से 2 महीने पहले मेरा बहुत बुरा ब्रेकआउट हुआ था, और मैंने अपने पापा से सब कुछ शेयर किया था, हर एक टाइप की फीलिंग जो मुझे आ रही थी उस समय, कि मैं फेलियर हूँ, ये हूँ, वो हूँ, जो भी तुम्हें लगता है, जो ये चीजें फीलिंग आ जाती है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में ऐसी चीजें फीलिंग आती है। तो ये जरूर शेयर करना, क्योंकि जब तक तुम खुश नहीं होगे तुम्हारा नीट अच्छा नहीं जाएगा। वो इम्पोर्टेंट है, खुश रहना, इंटरनल हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे तो याद है, तुमने एक बार मुझे बोला भी था कि सर मैं डिप्रेस फील कर रहा हूँ। एक पहली बार मैंने आज तक इसे नहीं देखा ऐसा। वो
एक ही बार वैसा बोला, वो भी मुस्कुरा करके ना कि सर मैं थोड़ा सा डिप्रेस कर रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मम्मी से बात कर लो और बात कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वॉक पे बातचीत चले जाओ, करोगे। मतलब हाँ वॉक पे जरूर जाया करो कि अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारा है ऐसा कि 5-10 मिनट अपने लिए जरूर दिया करो दिन में। मैं मेडिटेशन करता था, मैं योगा करता था, मैं गीता पढ़ता गीता था, पढ़ता था। मैं मतलब मैं था थोड़ा धार्मिक हूँ, मतलब और स्पिरिचुअलिटी मूवी भी में देखते थे स्टार्टिंग में हाँ 2-3 मैं मंथ हर मतलब वीक। मूवीज खूब देखी है मैंने। अरे हाँ, सबसे अच्छी बात है मुझे याद आई कि जब मैंने नई नई कोविड नहीं आया था, हाँ उस समय हर हफ्ते मूवी देखने जाता था। स्टार्टिंग मंथ मेरा में। हर एक कौन सी मूवी नहीं देखी अरे मैंने, मुझे याद मुझसे पूछता सर आज मैंने ये देखा सर। तो मुझे डांट भी पड़ने मुझे थोड़ा लगी। लगता, मैंने कहा क्या कर रहा है, चलो ठीक है 2-3, फिर मैंने कहा कि आप बंद कर दो, ये सब चीज अच्छा नहीं है, अब थोड़ा फोकस करते हैं। हाँ लेकिन मतलब एक्स्ट्रा चीज करता था हल्का हल्का, ताकि अब हर अगर एक ही चीज पूरा 7-8 मंथ करना है ना, या 10 मंथ करना है, तो ये काफी टफ होता है अपने आप को खुश रखना। सबसे बड़ी बात यह है, तो कुछ ना कुछ आपको एक ऐसा चीज करना चाहिए जिससे कि आपको खुशी उससे मिले। देखो, कोई स्पोर्ट खेलते हो, डांस करते हो, म्यूजिक करते हो, प्लीज करते रहना। मैं फुटबॉल करते रहो। बहुत खेलता था, बिकॉज मैं भी बोलूंगा मुझे ऐसा क्यों हुआ, मैं बीच में डिप्रेस इसलिए हुआ क्योंकि मैं उस समय खेल नहीं पा रहा था, कोविड के कारण लॉकडाउन था। तो मैं मुझे लगता है हाँ इसी रीजन से मेरा वो एकदम ऐसा फेज आ गया, क्योंकि मोस्टली प्रेशर जिंदगी में बहुत बार आते हैं, बट कहीं ले आउट करने का होना चाहिए। मेरा फुटबॉल जरिया होता था। तो तुम्हारा भी कोई है तो उसको तुम कंटिन्यू जरूर रखना, क्योंकि प्रेशर बहुत आएगा। और ये मत सोचना हर एक चीज तुम्हारे मतलब हर एक चीज फेवरेबल होगी। कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, घर में और भी दिक्कत हो सकती है, मेरे घर में भी थी, मतलब हर किसी के घर में होती है, उस टाइम पे तो सबके घर में ऑलमोस्ट हो रही होंगी। तो ये चीज याद रखना कि हर एक चीज फेवरेबल नहीं होगी, तो तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट की है और हर एक एस्पायरेंट के साथ ये होगा। तो अभी तुम अपना, जैसे कि तुम कॉलेज गए, तो कुछ कॉलेज का एक्सपीरियंस बताओ कैसा रहा। कॉलेज का तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है कि मतलब बहुत रेपुटेशन है, सफदरजंग हॉस्पिटल की काफ़ी ज़्यादा है, तो एक फैमिली रिलेटिव्स में भी एक अच्छी रेपुटेशन बन गई कि सफदरजंग मतलब वीएमएमसी में पढ़ रहा है। एंड एक वहाँ पे भी एक अलग माहौल है, एक टीचर्स भी एक अलग वे में आपको मतलब ट्रीट करते हैं, क्योंकि आप यू आर अमंग द बेस्ट ब्रेन। जब एक आप मेडिकल कॉलेज में आते हो तुम्हारा कोई डिफरेंसेस नहीं रहेंगे आपस में, एक कम्पिटिटिव वर्ल्ड तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मतलब अब हम साथ में मिलके डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, और बहुत मैंने हैंगआउट्स भी बहुत करे हैं। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं घूमता हूँ, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो दोस्त मैं किया नहीं मैंने नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे, वो अब मैं कर रहा हूँ। एंड काफी सारे दोस्त हो गए होंगे। हाँ, बैचमेट्स काफ़ी सही भी है, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। बैचमेट्स के साथ मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मज़ा आता है, उनके लाइफ के बारे में पता चलता है, अपनी लाइफ के ऑल इंडिया से भी आ रहे हैं, तो मतलब बहुत अच्छा इंटरेक्शन होता है। हर टाइप के लोग आ रहे हैं, हर किसी की अलग अलग हॉबी है। जैसे मैं फ्लूट बजाता हूँ, कोई मेरा दोस्त गिटार बजाता है, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है तुम्हें अच्छा लगेगा यार। मतलब अभी तुम कर लो यार, अभी जो मेहनत करने कर लो, तुम्हारी जो पर्सनैलिटी ग्रूम होगी ना वो अलग ही ग्रूम होगी। हर एक चीज़ में तुम्हें मजा आएगा। मेडिकल कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, पढ़ाई होगी, बट तुम अब पढ़ाई एंजॉय भी करोगे। अभी तुम शायद पढ़ने सिर्फ एक कॉलेज लेने के लिए पढ़ रहे हो, कुछ एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे। बट मेडिकल कॉलेज में आके एक तो यार ये मत सोचना कि मेरे को हर जगह टॉप करना है, ये वो, मतलब नॉर्मल रहना, रेगुलर रहना स्टडीज के साथ, और मतलब बाकी तुम एंजॉय भी करना। कम्पिटिटिव लैंग्वेज नहीं होगी यहाँ पे, तुम ग्रुप स्टडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन मैं फर्स्ट आऊंगा, मेरे को ज्यादा अच्छा करना है, मैं इससे छुपा रहा हूँ, ये चीजें नहीं करनी होती यहाँ पे। यहाँ सब कुछ अलग होता है, यहाँ हर एक अच्छा बॉन्डिंग होती है, बैचमेट से अच्छी बॉन्डिंग रखना, एंजॉय करना लाइफ यार। अच्छा अब ये बताओ कि जब तुम्हारा रिजल्ट आया था तो पहला रिएक्शन बताओ। मतलब तुम अपना भी, पेरेंट्स का भी। मैं तो, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे, मैं थोड़ा सा लेट डाउन हो गया। तो मैं रीजन बताता हूँ। मेरी रैंक जो थी पिछले साल कट ऑफ थी वीएमएमसी की 1700, तो मुझे लग रहा था मेरा वीएमएमसी रह गया। मैं आपको भी सर यही बोला था, मैं बहुत खुश था, बट एक मार्क्स से बड़ा खुश था, रैंक को देख के मेरे थोड़ा सा हो गया यार अब क्या, कौन सा मिलेगा। मतलब तब भी मुझे था यूसीएमएस मिल जाएगा, आरएमएल मिल जाएगा। तो मैं कंफ्यूज था दोनों कॉलेजेस में, यूसीएमएस में दोनों जगह देख के भी आया, बट फिर फाइनली जब वो काउंसलिंग रिजल्ट आया, मेरे को पहले काउंसलिंग में वीएमएम से मिल गया। उस पॉइंट पे मेरी जो खुशी थी वो अलग थी। मैं मॉम डैड दोनों रोए थे, एंड मतलब मेरे सर भी मतलब बहुत ज्यादा ही खुश हो गए थे। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको मैं कॉल किया था, मेरी एक अच्छी दोस्त है, मैंने उसको कॉल किया, वो भी रो रही थी फोन पे। तो ऐसा था कि बहुत अच्छा हमारा मतलब ड्रीम कॉलेज में मेरे ड्रीम था। मैं हमेशा एमएमसी या वीएमएमसी सोचता था। मैंने सच बोलूं, मैंने प्रिपरेशन दी में वीएमएमसी या एमएमसी, तो मेरा होता था वीएमएमसी जब मिला, मेरी अलग लेवल की खुशी थी। बाकी कॉलेजेस भी दिल्ली के बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगा कोई भी कॉलेज खराब है, बट मेरा जो एक खुद का ड्रीम होता है ना कि मैं फोटो जिसकी पेस्ट कर रहा हूँ, वीएमएमसी एमएमसी कर रहा हूँ। एम्स डी भी पसंद था, बट मुझे एक टाइम पे लगा मुझे एम्स शायद ना मिले, तो मैं एमएमसी और वीएमएमसी ड्रीम थे। मतलब इनमें से कुछ भी मिल जाए मैं बहुत खुश हूँ। मैं लिटरली, मुझे खुशी होती है, मैं हमेशा मतलब भगवान को थैंक यू बोलता हूँ कि जो मिला है मैं उसमें काफी खुश हूँ, और होना भी चाहिए इस चीज में। तो सब बोलेंगे
और तो रिलेटिव हाँ का बता दें। एक अलग होगा यार, मतलब मेरे कजन भैया तो काफी खुश हुए थे, मेरा भाई भी, मेरे भाई ने तो, मेरा जो सिबलिंग है वो तो बहुत ज्यादा ही खुश हो गया था। एंड मेरे कजन भैया वो तो मुझे पार्टी दे रहे थे, हमने 5-6 दिन तो रेगुलर पार्टी की है। तो एक अच्छा बॉन्ड हो जाता है यार, एक उस टाइम के बाद ना तुम्हारा एक घर में एक विक्ट्री की डॉक्टर फीलिंग। पहले हाँ से था, पापा तो हैं, मेरे घर पापा में तो तो नहीं हैं। है, बट एक हाँ मतलब उनको तो भी हुआ, पापा को सफदरजंग मिल रहा है, मतलब मिल सब रहा है ना। वीएमएमसी है, सफदरजंग है, तो एक बहुत ज्यादा खुशी हुई थी उन्हें। उनको तो बहुत पसंद था। मेरे पापा जब भी हम ऑल इंडिया मेडिकोज जाते थे, वहाँ पे केमिस्ट की शॉप है एम्स के साइड में, तो वो कहते थे या तो तेरा लेफ्ट में होगा, तेरा राइट में होगा, क्योंकि एम्स और वीएमएमसी साथ में सामने सामने है, तो बहुत है। और एक बार जब तुम कॉलेज में आओगे ना, कॉलेज इतना मैटर नहीं करेगा, तुम्हारे हर जगह दोस्त होंगे, मेरे एमएमसी में है, वीएमएमसी में है, मेरे यूसीएमएस में, आरएमएल में है, तो तुम्हारी हर जगह दोस्ती हो जाएगी, तो फिर वो चीजें खत्म हो जाएगी। मेरे एमएसडी में भी दोस्त है, तो वो खत्म हो जाएगी, तुम्हारी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड सब खत्म हो जाएगा। मेडिकल लाइफ अलग है यार, वो तुम जब आओगे ना तुम सही में बहुत एंजॉय करोगे। तो उमंग, आप केमिस्ट्री के बारे में बताओ कुछ, कि तुम्हारा क्या स्ट्रेटजी रहा। हाँ देखो, फिजिकल केमिस्ट्री आई विल से कि तुम मतलब फिजिक्स की तरह करना, उसके भी फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला प्रैक्टिस करना, उसको जो उसके जो मतलब मैं बोलूँगा 12th की जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसके तुम एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना, उसकी एप्लीकेशंस पूछते हैं, वो पूछी जाती है, वो तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम्हारा सरफेस केमिस्ट्री तो एनसीईआरटी बेस्ड ही है, तो वो अच्छे से पढ़ लेना। इनऑर्गेनिक आई विल से मेरा एक अलग तरीका था, मैं रोज एक ग्रुप पढ़ने की कोशिश करता था। इनऑर्गेनिक में तुम चार्ट्स वगैरह बना लेना, ऑर्डर्स के चार्ट्स बना लिए, रिएक्शन के चार्ट बना लिए, और वो चार्ट्स बार बार रिवाइज करना। तुम बार बार एनसीईआरटी नहीं उठाओगे एंड बहुत ज्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आएंगे। इनऑर्गेनिक में तो यार एनसीईआरटी के बाहर जाना भी मत। थोड़ा ये रिएक्शन मैकेनिज्म जो थोड़े थोड़े होते हैं, बहुत बेसिक है इनऑर्गेनिक के, तो वो थोड़े पढ़ लेना, वो तुम्हें हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी जैसे हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन हो जाता है तो वो तुम्हें हेल्प करेगा आगे जाके। एंड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आई विल से कि थोड़ा सा हाई मतलब जो जीओसी है वो अच्छे से कर लेना। एंड बाकी जो है वो तुम एनसीईआरटी पे फोकस रखना। देखो ऑर्गेनिक के ना एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, वो लिटरली बहुत अच्छे हैं, उन्हीं से ट्विस्ट करके देखो थियोरेटिकल क्वेश्चन वहीं से पूछ लेते हैं, उसी के जो रिएक्शन तुम कर लोगे ना तो तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाएगा। जैसे 10 या 15 रिएक्शन कन्वर्जन दिए हुए हैं, तो वो तुम बार बार करते रहना हर एक चैप्टर के एंड में। तो ऐसे अगर 4 चैप्टर लगा लें हम एमीन्स तक, तो 40 कन्वर्जन तुम्हारे हो जाते हैं, तो वो तुम अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेंगे। तुम सोचते हो कि कन्वर्जन का इतना रोल नहीं है, तो लेकिन उसका काफी रोल होता है, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी होती है। मेरी लिटरली बोलूंगा, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरी 12th लेवल से अच्छी थी, बट मुझे ऑर्गेनिक हमेशा से अच्छी लगी है। तो ऑर्गेनिक का मैं यही बोलूंगा कि मैंने एनसीईआरटी बहुत थॉरली पढ़ी है, बहुत बार बार पढ़ी है, जस्ट लाइक बायो आई रेड एनसीईआरटी फॉर इन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिकली ऑर्गेनिक। एंड सेकेंडली मैं बोलूंगा कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो तुम्हारा चैप्टर्स है, जो आगे के चैप्टर्स आते हैं यार, वो तुम अच्छे से कर लेना, क्योंकि यार वो फ्री के मार्क्स हैं। पॉलीमर्स हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, ये तुम एनसीईआरटी यार चार्ट जाओ, जैसे तुम कर सकते हो ना कर लेना, क्योंकि यार वो आएंगे क्वेश्चन, जैसे 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं वो फ्री के हैं, वो एवरेज स्टूडेंट भी कर लेगा और ब्रिलियंट स्टूडेंट भी कर लेगा। तो वो क्वेश्चन तुम मत छोड़ देना कि ये क्वेश्चन शायद ना ही आए, ये पार्ट ना आए, ये शायद जरूर कर लेना। क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी अच्छे से करके जाओ, वो पूछ लेते हैं डूमास मेथड वगैरह, और बाकी तुम्हारा सही है, मतलब बाकी और इतना वो नहीं है। कुछ जैसे रेमन टेमन रिएक्शंस हैं, इनके तुम रिएक्शन मैकेनिज्म कर लेना, और जो भी इनऑर्गेनिक से जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पड़ता है, बोलता है ना कि इनऑर्गेनिक से क्या एक्स्ट्रा पढ़ना यार नहीं जरूरी है। आएगा यार, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें अच्छी एडवाइस दूंगा, तुम मेंस के थोड़े बहुत क्वेश्चंस देख लेना इनऑर्गेनिक के, वो रिपीट हो सकते हैं, उसके बाहर नहीं आने वाला तुम्हारे लिए, नहीं है यार इतनी, और इनऑर्गेनिक वास्ट नहीं आती। तो अगर वो मेंस में नहीं पूछेगी तो तुम नीट में तो बिल्कुल ही नहीं पूछी जाने वाली, तो इतना ज़्यादा मत जाना आगे। उसको जितना एनसीईआरटी पे फोकस करोगे, एनसीईआरटी भी भाई इतनी आसान नहीं लगेगी, इनऑर्गेनिक में चीज़ें रटनी होती हैं, कुछ चीज़ें तुम भूलोगे यार, तो कोशिश करना तुम वो भूलो ना। तो इसलिए मैं बोलूंगा इनऑर्गेनिक बार बार तुम एनसीईआरटी देखो, या तो ऐसे कर लेना कि एक एक ग्रुप पढ़ लेना एनसीईआरटी से। देखो मैं तुम्हें एक और चीज़ बोलूंगा, जैसे बायो में भी मैं बोलता हूँ कि हर दिन एक में चैप्टर पढ़ता था, ऐसे तुम इनऑर्गेनिक का एक ब्लॉक पढ़ सकते हो। तो जैसे तुम 38 डेज में तुम्हारी बायो रिवाइज हो रही है, तो ऐसे तुम्हारे सारे ब्लॉक्स रिवाइज हो रहे हैं, तो ऐसे तुम देखना, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत सिंपल होती हैं। ये बायो और केमिस्ट्री में तुम मार्क्स अपने दम पे लूज कर रहे हो, फिजिक्स में हो सकता है तुम कॉन्सेप्चुअली वीक हो गए तो तुम मार्क्स लूज कर लो, बायो केमिस्ट्री में अगर तुम रिवीजन नहीं कर रहे तो तुम मार्क्स लूज करोगे। बायो मतलब, और स्पेशली ऑर्गेनिक एंड बायो में, क्योंकि इसमें तुमने जब रिवाइज करना छोड़ दे तुम्हारा कॉन्सेप्ट वगैरह निकल जाएगा दिमाग से, तो रिवीजन बहुत नेसेसरी। फिजिक्स में फॉर्मूला चार्ट रिवाइज कर रहे हो और अच्छे क्वेश्चंस, तो उससे भी तुम्हारा रिवीजन हो जाता है, फिर क्वेश्चंस लगा लो, चाहे पास से क्वेश्चन लगा लो या तुम कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हो वो लगा लो, तो उससे भी तुम्हारा बहुत सही हो जाएगा। बट इनमें मैं बोलूंगा कि बार बार पढ़ना जरूर एनसीईआरटी।
थैंक यू सो मच।